Let us understand the next physical quantity mechanical power. Related questions काफ़ी कम आते हैं लेकिन important है, you cannot ignore. So let us understand what is mechanical power. Mechanical power. वैसे पावर का मैकेनिकल लिखने के पीछे मकसद ये था कि यू विल फाइंड इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल पावर, ऐसे करके टर्म्स आते हैं. Here we are talking about mechanical power. What do you say about mechanical energy? It is the capability of doing work. जिसके पास एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो वर्क नहीं कर सकता. अब पावर फिर क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. कितने जल्दी आप वर्क कर सकते हो. जैसे कोई एक बड़ा सा वजनदार टेबल है, उसको ढकेल के 10 मीटर लेना है, तो आप ढकेल के लिए धीरे धीरे लिए या जल्दी जल्दी लिए, दोनों ही केस में फोर्स इज सेम, डिस्प्लेसमेंट इज सेम, वर्क इज सेम. लेकिन जब जल्दी जल्दी लिए आप थक जाते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग द सेम वर्क इन ए लेस टाइम. सो कितने जल्दी जल्दी आप वर्क एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पावर. ठीक है. तो व्हाट विल से, हाउ विल से, यू से दिस पावर, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे. P क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जब आप जल्दी जल्दी वर्क करोगे, कहोगे कि यू आर गिविंग मोर पावर. धीरे धीरे वर्क करोगे तो गिविंग लेस पावर. आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल पावर. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पावर होता है, थर्मल पावर होता है ना, न्यूक्लियर पावर होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल पावर. इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. कोई अक्सर देखा जाता है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन डेफिनेशन के ऊपर पूछते नहीं है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, बस वही देख लेना है. पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब काम करने को कितना पैसा मिलते हैं. अरे रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने जल्दी जल्दी करते हैं. रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ये नहीं कि कितना काम किया कितना पैसा मिला. समझ में आ रहा है? रेट मतलब हाउ फास्ट यू आर डूइंग द वर्क. इफ यू आर डूइंग ए वर्क फास्टर, योर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर. आप अभी नीचे से चढ़ के ऊपर आए, यू गेन सम पोटेंशियल एनर्जी, यू डिड सम वर्क. कोई दौड़ दौड़ के आ गया तो जल्दी आ गया, कोई धीरे धीरे आया तो वो ज्यादा समय लिया ऊपर आने के लिए. दोनों बराबर पोटेंशियल एनर्जी गेन किए, लेकिन एक केस में क्या हुआ कि वो जल्दी जल्दी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा था, जल्दी जल्दी वर्क कर रहा था. दूसरे केस में वो धीरे धीरे वर्क कर रहा था. व्हेन यू आर डूइंग ए वर्क फास्टर, यू से रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर. बात समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो हम कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इफ W joules of work is done in a time of t seconds, then the average power is equal to P average is equal to W by T. Average power is given by W by T. बस ये याद रखना. मतलब कोई W अमाउंट ऑफ वर्क करता है T सेकेंड्स में, तो एवरेज पावर हो गया W by T. यूनिट बन गया जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, वाट, है ना, वाट. तो इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो डायमेंशन का आता है. पावर का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन हो गया W का डायमेंशन बाई T का डायमेंशन. W का डायमेंशन होता है आपका m फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब R12, तो ये हो गया वर्क. भाई टाइम हो गया, टाइम तो टाइम है भैया, तो क्या मिल गया, m L स्क्वायर T टू द पावर -3. मैं देखा हूं कि वो स्कूल लेवल में टीचर्स लोग ये पावर का डायमेंशन अक्सर पूछ लेते हैं. नहीं तो फॉर्मूला इज W by T. इफ W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन ए टाइम ऑफ T सेकेंड्स, देन द पावर इज W by T. व्हाट, क्या बात समझ में आया? इसमें समझने वाली चीज है ही नहीं, कुछ सिंपल सा चीज तो है. चलिए पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं. पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं. हियर वी कम अक्रॉस अनदर न्यू टर्म कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर.
ठीक है, आप कोई 3 स्टोरी बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर में जाने की कोशिश किए, टोटल कितना वार किए, टोटल कितना टाइम लिए, टोटल वार डन बाय टोटल टाइम इज द एवरेज पावर। लेकिन जब आप आ रहे थे, पहले पहले तो दौड़ दौड़ के आ रहे थे, बाद में थक गए, धीरे धीरे आ रहे थे, मतलब पहले पहले जल्दी जल्दी वार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे आपका वार करने का जो रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क घट गया, मतलब द पावर एग्जीक्यूटेड बाय यू वाज नॉट सेम थ्रू आउट। हाउएवर द एवरेज पावर इज टोटल वार डन बाय टोटल टाइम। बट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? आपको होगी इंस्टेंटेनियस पावर इज, यहाँ पर एक टर्म आता है, इंस्टेंटेनियस पावर इज द पावर एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हम लिखेंगे PI। ये क्या हो गया? आपको हो गया PI इज dW/dt, जिसमें dW क्या है? dW इज वर्क डन in an interval of dt seconds, in an interval of dt seconds। कब, कौन सा dt सेकेंड? क्लोज टू इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt सेकंड, ds/dt। एक तो था टोटल s बाय टोटल टाइम, दूसरा था ds/dt। दूसरा मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड था ds/dt, एवरेज स्पीड था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सिमिलरली एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर इज dw/dt। कोई पूछेगा when t was equal to 9 seconds what is the instantaneous power? तो t equal to 9 सेकंड के पास एक छोटा सा समय इंटरवल लेना है, dt देखना है वो dt सेकंड में कितना वार्प हुआ, ये हुआ dw। अगर dw वार्प हुआ है dt सेकंड में, तो पावर एट t equal to 9 सेकंड इज dw/dt। समझ में आ गया? दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि समय समय पे बदल रहा है ना। अच्छा, dw/dt ये हो गया आपका, इसका भी यूनिट वाट ही है, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर में क्या रिलेशन है? देखो इस चैप्टर पे मैं अक्सर देखा हूं कि एंट्रेंसेस में इसके ऊपर कोई टिपिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते, बट देन कंसेप्चुअल चीजें आती है। अगर आप समझे नहीं होगे तो फंस जाओगे। दे में आज के अभी इवन तो स्कूल वाले भी देखोगे पावर के ऊपर ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन नहीं डालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे कंसेप्चुअल चीजों को पकड़ लो, तो हमारे मेडिकल वालों को मदद भी हो जाएगा और आप लोगों का टीचर डालेंगे भी तो आप कर लोगे, क्या है उसमें। चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 4। अच्छा, हमें निकालना है वर्क डन। आप कहोगे कि वर्क डन बाय ए बॉडी इज इक्वल टू W। W क्या है? आप जानते हो F डॉट S। वो ठीक है अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, अगर पावर दिया रहेगा तो सपोज ए बॉडी, ए पर्सन आई एक्सर्ट ए पावर ऑफ 100 वाट ऑन ए बॉडी ऑफ फॉर 5 सेकेंड्स। कोई एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक को मैंने पुश करके लिया। जब मैं पुश करके लिया, मैं कितना पावर लगाया? कोई बता दिया कि 100 वाट का पावर लगा। दुबला पतला आदमी ज्यादा पावर नहीं दे सकता, 100 वाट का पावर दिया। 100 वाट का पावर कब तक दिया? चलो ये 10 सेकंड के लिए दिया। तो कितना वर्क किया? आप जानते हो वर्क इज पावर इज वर्क बाय टाइम, तो वर्क कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय मी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम विल गिव यू द वर्क डन। आप ये तो बोलना है कि फोर्स नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, कैसे करेंगे? क्या कहेंगे यहाँ पर? W इक्वल टू 100 इंटू 10,000 जूल्स ऑफ वर्क इज डन। ऐसा तो हम तब कर सकते हैं जब मेरा पावर कांस्टेंट था, लेकिन मेरा पावर अगर बदल रहा था, पहले पहले मैं जोश में था 100 वाट दिया, फिर थक गया मैं 50 वाट दिया, फिर और थक गया 10 वाट दिया, मैं पावर वाज चेंजिंग। इन दैट केस व्हाट टू डू? यू हैव टू गो फॉर, अदरवाइज देयर इज नो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क डन, वन लाइनर के लिए याद रखो, स्कूल वाले आपको इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट्स नहीं पूछेंगे। वर्क डन बाय ए बॉडी W इज इक्वल टू एवरेज पावर P इंटू T इन T सेकेंड्स। ऐसा कब कर सकते हैं? वेयर
पीएवी क्या हो गया, इज एवरेज पावर। पीएवी क्या है, पीएवी इज एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर हुआ पीएवी तो ऐसा। और अगर इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है, हम कहेंगे जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो क्या था भाई, इट वाज dw by dt। तो dw क्या हो गया, इट इज इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt। दिस गिव्स यू ए स्मॉल वर्क dw, है कि नहीं। dw क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt। तो ये छोटा सा वर्क हुआ कितनी समय में, dt सेकंड में। तो पूरा t सेकंड में सारे छोटे छोटे समय में कितना वर्क हुआ निकालो और जोड़ दो। सो इट इज इंटीग्रेशन 0 to t pi dt। समझ में आना चाहिए कि pi refers to the instantaneous power, instantaneous power। एंड तीसरा हुआ इट इज, अगर हम कहेंगे कि सपोज कोई बॉडी के ऊपर जो पावर एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो इंस्टेंटेनियस पावर इज चेंजिंग विथ टाइम लाइक दिस। पावर कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, कभी और बढ़ रहा था, फिर घट रहा था। तो इंस्टेंटेनियस पावर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज चेंजिंग। तो इन दैट केस आप क्या कहोगे, इफ यू कंसिडर ए स्मॉल इंटरवल, से इफ यू कंसिडर एन इंटरवल t इक्वल टू t1 to t इक्वल टू t2, ये इंटरवल में कितना वर्क हुआ है, जानने के लिए आपको ये एरिया को देखना पड़ेगा। बिकॉज एनी थिन स्ट्रिप एरिया इज रिप्रेजेंटिंग क्या, PI इंटू डेल्टा टी। ये थिन स्ट्रिप एरिया दे रहा है PI इंटू डेल्टा टी। मैं जल्दी जल्दी बता के पार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस एंड लेस सिग्निफिकेंस, लेकिन बताना जरूरी है, कहीं छूट ना जाए, कहीं फंस ना जाओ, इसलिए। सो इन डेल्टा टी सेकंड इफ यू कंसीडर ए थिन स्ट्रिप, द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस स्ट्रिप इज PI इंटू डेल्टा टी एंड PI इंटू डेल्टा टी गिव्स यू डेल्टा W। व्हाई, बिकॉज PI जो इंस्टेंटेनियस पावर वो क्या है, डेल्टा W बाई डेल्टा टी। में ज्यादा स्पीड हो गया क्या, ठीक ठाक है, कोई क्यों रो रहा है, रो नहीं रहा, अच्छा ठीक। तो अभी क्या हो गया, ये PI हमारा जो PI था वो क्या था, थोड़ी देर पहले देखे थे, इट वाज dw by dt। so PI into dt, instantaneous power into time gives you delta W। so this is thin strip area gives you a small work done। what does the total area represent, the total area represents the total work done। तो ध्यान रहे work done by a body in t seconds is given by this, है ना। और हम कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे इन इंस्टेंटेनियस पावर वर्सेस टाइम डायग्राम, the area under the diagram represents, क्या रिप्रेजेंट करता है, the work done। एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। यहाँ पर ये जो आपको येलोइश एरिया दिख रहा है क्या है, t इक्वल t1 से t इक्वल t2 के बीच में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन बाय द एजेंट इन द इंटरवल t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2। ये समय में कितना वर्क किया है, दैट क्वेश्चन यू विल गेट। जो उठरे उठरे उत्कल संतान गीतटा कहीं लिखाई कौट लिखाई बंगाली संतान, बिहारी संतान ना, तेलुगु संतान ना, ओडिया संतान, खाई पी लुंगी पिंधि टेक शोई पड़े सरला, आला बुली 5:30 टाइम तू हो। तो क्या हो गया इधर, मतलब अभी भी हमारे एक एक स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं मजे ले रहा हूँ। उठरे उठरे उत्कल संतान एम पे लिखाई उठी तो कहते दिने। चलिए, क्या मैं ये सारा चीज आपको समझा पाया कि व्हाट इज द एरिया अंडर द PI वर्सेस T डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। चलो आप लोग इतना समझदार हो, बताओ कौन सा कंडीशन में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर था।
व्हाट वाज द कंडीशन व्हेन इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर था। एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था? ds बाई dt। dt सेकंड में कितना गया? दोनों चीज बराबर कब होते थे? When the body is moving with constant speed। मान लो कोई कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो t सेकंड में कितना दूर जाएगा? v इंटू टी। और t सेकंड में गया तो एवरेज स्पीड हो गया v इंटू टी बाई टी, हो गया सेम v। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड कब बराबर होते थे? द बॉडी वाज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर कब बराबर होगा? व्हेन द बॉडी ये कांस्टेंट पावर इज अप्लाइड, है ना? व्हेन a body is driven at constant power, its instantaneous power is equal to average power। ये बात समझ में आया? अरमान, सबूत और आयन ये तीनों पूरा मैच करके ड्रेस पहन के आ गया। क्या बात है भाई, क्रिकेट खेलने गए थे? हाँ, पूरा मैच करके एक जगह बैठ गया। मस्त है, मस्त दिख रहा है, बढ़िया। मैं सोचा कि यूनिफॉर्म बन गया तुम्हारा नायडू क्लासेस का, और सारा भी दे रहे हैं, आगे दूसरे बच्चों को भी मिलेगा एक रेड बनियन। चलो समझ में आया? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। नाउ आई वांट टू सी मोर डिटेल्स अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर। देखो मैं जितना स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ ना, कोई नहीं पूछने वाला, समझोगे तो यूज करोगे। और वो लोग पूछते भी कम है, क्योंकि इतना बड़ा फीस का बुक है, पावर को इतना कम मायने देते हैं स्कूल वालों को लिए बोलो। एंट्रेंस वगैरह में तो पूछते हैं। हम देखें अभी कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या था। इट वाज dw बाई dt। मतलब अगर कोई बॉडी को हम पुश करते हुए ले रहे हैं, मान लो कि एक छोटा सा आदमी एक छोटे बड़े से ब्लॉक को ऐसे खींचते हुए ले रहा है, पुश करते हुए ले रहा है। जब वो ले रहा था, हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द ब्लॉक। कब? जब वो इधर से पास कर रहा था। कोई एक समय था t इक्वल टू से t1, इस समय इधर से जब पास कर रहा था, मतलब वो ये जो आदमी है ये ब्लॉक को लेके ऐसे तो जा रहा था, जब वो इधर से पास कर रहा था तब उसका पावर कितना था। देखना है कि वो धीरे धीरे ले रहा था कि जोर से ले रहा था। अगर धीरे धीरे ले रहा था तो पावर वाज लेस, अगर बहुत जोर से भगा के ले रहा था तो पावर वाज मोर। व्हाइल जस्ट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वी वांट टू नो व्हाट वाज हिज इंस्टेंटेनियस पावर। कैसे करेंगे? वी विल ऑब्जर्व हिम फॉर अ टाइम ऑफ डेल्टा t सेकंड्स। dt सेकंड में कितना वर्क किया? dt सेकंड में सपोज ये जो आदमी ब्लॉक को ढकेल के ले रहा था, ये ब्लॉक को ले गया कितना दूर? सपोज ds डिस्टेंस ले लिया। कितना दूर लिया? ds डिस्टेंस ले लिया। कितनी समय में? dt सेकंड में। तो कितना वर्क कर लिया? अब कहोगे वर्क जो हुआ इट इज फोर्स अप्लाइड बाय द मैन इनटू ds, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इज dw। यू से इट इज f डॉट ds, है कि नहीं? दैट डिवाइडेड बाय dw की जगह ये लिख दी तो बाई हो गया dt। बट व्हाट डज ds बाई dt रिप्रेजेंट? ये ds डिस्टेंस क्या है dt सेकंड में? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? द वेलोसिटी। सो यू से इंस्टेंटेनियस पावर कैन आल्सो बी अंडरस्टूड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? ये जो ds था क्या था? आपको याद होगा, इट वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो जो v है वो क्या है? किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट में फोर्स दिया उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? समझो, स्कूल में तो पढ़ा दिए ये चैप्टर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? तो हम कहेंगे इसमें बस बताने वाली चीज ये है कि इसमें v क्या है? v वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कितने सारा ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट में फोर्स दे रहे हैं उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है?
लगे हाथ में इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं। अब मैं फोर्स को लिख सकता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन। आई कैन राइट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। और अगर ऐसा मैं लिखता हूं मास इनटू एक्सीलरेशन डॉट v, अब ये m तो कांस्टेंट है, m को v के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, m इंटू v इज मोमेंटम। सो इट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। The instantaneous power of a body is also given by the dot product of acceleration and momentum. समझ में आया क्या? तो जो समझ में आया वो सारा चीजों को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देंगे। अभी अभी जो हमें समझ में आया उससे पता चला कि हम समझदार हैं और पी आई का वैल्यू dw/dt है, इट इज f डॉट v है और इट इज ऑल्सो गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन एंड मोमेंटम। ए है क्या, एक्सीलरेशन, p है क्या, मोमेंटम। और आपका ये जो पावर है, ये पावर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर, डॉट प्रोडक्ट है ना, इट्स स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स यू स्केलर थिंग, सो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो पावर निकालने के लिए आपके पास एवरेज पावर है तो एक ही फॉर्मूला है, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर है तो निकालने के तीन फॉर्मूले आपके सामने आए, वो आपको घुमा फिरा के ऐसी चीजें पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। आप जानते हो कि द वर्क डन इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस पावर dt का इंटीग्रेशन 0 to t। कैसे सर जानते हैं? अरे थोड़ी देर पहले तो बताए थे, वर्क डन इज गिवन बाय दिस, है कि नहीं, pi इंटू dt। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा ये जो pi इंटू dt लिखे हैं, ये दोनों के बीच में डॉट है कि क्रॉस है? कुछ भी नहीं है, दोनों स्केलर क्वांटिटी। डॉट और क्रॉस तो दो वेक्टर के बीच में होता है, पावर भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, है ना। तो इनके बीच में कोई चीज नहीं है, कोई जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, pi dt 0 to t। तो हम कहेंगे कि जो वर्क डन हुआ इट इज 0 to t pi dt, और जो एवरेज पावर हुआ, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय टाइम, सो इट इज 1/t 0 to t pi dt। नीट वाले ध्यान देना, क्वेश्चन से आया है, इंस्टेंटेनियस पावर दिया रहेगा, 10 सेकंड में एवरेज पावर बताओ, तो यू हैव टू इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट। अगर इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ है तो एवरेज पावर हम यहां से निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, अन्वेषा? स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया। पॉइंट नंबर 9, ओनली दिस वीक एंड ओनली विल बी हैविंग क्लास एट 5। उसके बाद क्लास को थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इफ यू सम पीपल आर नॉट एबल टू कम इन टाइम, तो हम लोग 3 क्लास करेंगे, ठीक है। वी हैव टू ऑल टुगेदर डिसाइड एंड फिक्स अप ए टाइमिंग व्हेन वी कैन हैव, तो थोड़ा कंफर्टेबली चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल करता है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में बताना ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर केस स्टडी, ध्यान रखना, यहाँ पर सपोज एक केस स्टडी है और मेडिकल एंट्रेंस में 1-2 बार आया है, और स्कूल वाले तो पूछते रहते हैं केस स्टडी क्या है। A block was pushed by a constant force, by a constant force starting from rest, ठीक है। कोई ब्लॉक को रेस्ट से हम पुश करने लगे बाई कांस्टेंट फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस कुछ t सेकंड के बाद मैं उसका इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर देखना चाहता हूँ और दोनों में रिलेशन देखना चाहता हूँ।
तो ये कोई एक ब्लॉक था जिसको हमने कांस्टेंट फोर्स से पुश किया और ये फोर्स इसको पुश करके लिया, तो काफी समय के बाद, कुछ समय के बाद इधर जब वो इधर से जा रहा था, कितना दूर जा चुका था, सपोज ये गया था कुछ डिस्टेंस s, कितना समय में, t सेकेंड में, तब उसके पास कुछ वेलोसिटी भी तो आ गया होगा और फोर्स इसको पुश करते हुए लिए जा रहा है। इन एन इंटरवल ऑफ t सेकेंड्स, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? फोर्स बाय मास। अगर इसका मास m है तो एक्सीलरेशन होगा फोर्स बाय मास, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट वाज फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, कितना हो जाएगा? इट इज u प्लस at। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था ना, तो u तो 0 था, a था f बाई m और t सेकेंड में t की जगह डालेंगे कैपिटल T, सो फाइनल वेलोसिटी वाज ft बाई m। t सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू टाइम, u प्लस at ft बाई m। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया है, हाफ at स्क्वायर, हाफ f बाई m t का स्क्वायर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में? चलिए अब आफ्टर t सेकेंड्स हमें अगर निकालना है, आफ्टर t सेकेंड्स हमें अगर पता करना है वर्क डन, तो आप कहेंगे f डॉट a कितना है? फोर्स, तो फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले हम निकाले, इट वाज ft स्क्वायर बाई 2m, सो इट इज f t स्क्वायर बाई 2m coming out to be f square t square by 2m. Oh. What is the average power? Average power PAV is total work done by total time, which is f square t square by 2m whole divided by t. It is f square t by 2m. बढ़िया है। Instantaneous power, it is instantaneous power. ये क्या फॉर्मूला था इसका? Instantaneous पावर, इसका फॉर्मूला था फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो इस यूसी फोर्स वाज f और वेलोसिटी तो हम निकाल चुके हैं, क्या था वेलोसिटी? ft बाई m, इट वाज ft बाई m, सिंप्लीफाई करो तो f स्क्वायर t बाई m। बस देखना ये है कि द एवरेज पावर इज, आया है मेडिकल एंट्रेंस वालों का और दूसरे लोगों का दूसरे क्वेश्चन में आया है। अब देखोगे एवरेज पावर इज हाफ ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। If a body starting from rest is pushed by a constant power, constant force, the average power is half of the instantaneous power at any time t। 10 सेकेंड बाद इंस्टेंटेनियस पावर अगर हुआ 10 वाट, तो एवरेज पावर कितना? आपको होगी यस, इट इज 5 वाट। समझ में? तो क्या नोटिस किए? और नोटिस करने के साथ साथ जो उसका कॉन्स्टेंट था उसको याद रखना। ए बॉडी वाज पुश्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से नहीं होता तो नहीं होता, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो आप कहोगे here we notice that instantaneous power or average power is half of the instantaneous power. This is a particular case study. इस particular case में if a body is pushed from rest, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस आर्टिकल पे जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको थ्योरेटिकल रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, ताकि आप ये ऑनलाइन और देख लो तो काम बन जाएगा। कोई आपको ये डिराइवेशन नहीं पूछेगा, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एंड दैट टू इफ यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट। अदरवाइज बाकी लोगों को तो छोटे छोटे फॉर्मूला मालूम रहता है, डब्ल्यू क्या पता नहीं चलता। ये सब देख लिया, पॉइंट नंबर 8 देख लिया हम लोग, पॉइंट नंबर 9 देख लिया हम लोग, पॉइंट नंबर 10 देखने वाले हैं। इफ ए बॉडी is driven by constant power, its displacement after any time t
is given by S proportional to t to the power n, where S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, where n is equal to 3/2, शायद 2/3, आई डोंट रिमेम्बर, देख लेंगे आखिर में क्या आएगा। n का वैल्यू है 2/3। कैसा हुआ थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट को देख लो, फिर आगे की चीज में बताता हूँ। हो सकता है कि 2/3 नहीं 3/2 होगा, निकालने के बाद पता चलेगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। मतलब हमें पता ये करना है कि व्हाट इज n, दैट्स ऑल। इफ ए बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट पावर, मतलब मान लो कि कोई मोटर है, वो मान लो कि वो 1 HP का मोटर है, कोई चीज को खींच रहा है तो पावर कांस्टेंटली दे रहा है, कांस्टेंट पावर में खींचे जा रहा है वो। या फिर कोई कार है, वो कांस्टेंट पावर, एक्सीलरेटर बराबर दबा के रखे हो, मतलब यू आर फ्यूलिंग और इंजेक्टिंग ऑयल इनटू द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट एट द सेम रेट, कांस्टेंट रेट, तो कांस्टेंट पावर हो रहा है। उस केस में ये कितना दूर जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेट, कोई बॉडी के ऊपर हम ये दिए हैं। अच्छा, कोई एक बॉडी था, उसके ऊपर एक पावर एग्जर्ट हुआ, ठीक है। अगर हम कहेंगे प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, जब भी आया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है n का वैल्यू याद रखने के लिए। और कोई स्कूल वाले आपके ऊपर ग्रज रखे होंगे तो बात अलग है, टीचर्स डे में सबको गिफ्ट दियो ना, हाँ, तो फिर तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। नाउ s इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n। व्हाट इज अबाउट वेलोसिटी? यू नो वेलोसिटी इज ds/dt। तो ds/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, n t to the power n-1। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-1। सर एक तो n गायब हो गया, अरे मैं प्रोपोर्शनल साइन लिख रहा हूँ ना, कितने भी कांस्टेंट सबको भगा सकता हूँ, है कि नहीं समझ में? व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? यू से एक्सीलरेशन इज dv/dt। अब dv/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 t to the power n-2, इट इज t to the power n-2। n-1 को भगा दिया क्योंकि कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल में सब मर्ज हो रहे हैं। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? अगर s इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n, v इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-1, नहीं आ रहा? आ रहा है ना हमेशा? डर के बारे हाँ बोलो कि समझ में आ रहा है? और a इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2 समझ में आ रहा है, इसका डेरिवेटिव। और ये जो n-1 या n-2 होना चाहिए तो कांस्टेंट के साथ मर्ज हो रहे हैं सब कुछ। अच्छा, तो फोर्स क्या होगा बताओ, प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2, है कि नहीं? होगा? अरे फोर्स क्या है, मास इनटू फिर से। अच्छा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-1। सपोज वेलोसिटी इज k t to the power n-1, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डेरिवेटिव करो ना, k n-1 t to the power n-1 minus 1 is n-2, है कि नहीं? अब हम प्रोपोर्शनल साइन लिखे, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये सारा चीज को कांस्टेंट के अंदर हम मर्ज कर सकते हैं ना, तो बच गया क्या, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2। अब समझ में आया? चलो बढ़िया, तो हमें समझ में आ गया। देखो समझ में नहीं आना कोई गुनाह नहीं है, कभी कभार हम थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड रहते हैं और चीजें स्किप हो जाता है। हम भाव खाने के लिए हाँ मैं समझदार हूँ ये दिखाने के लिए जबरदस्ती हाँ हाँ कह देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, तो पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए तो आए। सो f इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2। वह क्या बता सकते हो, व्हाट अबाउट द पावर? कांस्टेंट पावर में जा रहा है, यू नो इंस्टेंटेनियस पावर इज सेम एज एवरेज पावर व्हेन द बॉडी इज गिवन एट कांस्टेंट पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, आप जानते हो, पावर इज इक्वल टू f into v। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2, सो पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2 into v क्या था, t to the power n-1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला? पता तो कुछ नहीं चला, लेकिन यहां से मुझे n निकालना था। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, p प्रोपोर्शनल टू t to the power n-2 t to the power n-1, p is proportional to t to the power n-2 into t to the power n-1। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो p is proportional to t to the power 2n-3।
कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, एंट्रेंस पहले आंसर याद रख लेना। समझ में आया? तो ये हो गया। तो क्या देखे, इफ s इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर n देन p इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 2n-3। ये बात समझ में आया? p क्या है? पावर। बट इट इज गिवन दैट द बॉडी इज ड्रिवन एट कांस्टेंट पावर। क्वेश्चन में क्या दिया था? इफ ए बॉडी इज ड्रिवन बाय कांस्टेंट पावर, पावर कांस्टेंट है, लेकिन हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि t बदलेगा तो पावर बदलेगा नहीं, t बदलेगा भी और पावर नहीं बदलेगा। कब बताओ? सपोज ऐसे y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 5 और 3x टू द पावर n। For what value of n? By changing x, y will not change. Zero. तो कुछ भी ले लो, टू द पावर 0 क्या होता है? 1। मतलब पावर कांस्टेंट होगा कब? When this 2n-3 is 0। क्या बात समझ में है? तो हम लिखेंगे for constant power 2n-3 should be 0 और n is equal to 3/2। यही तो मेरा गड़बड़ है, मैं 2/3 लिख दिया था, शायद क्या था 2/3, ये होगा 3/2। क्वेश्चन 2-3 बार आया है एंट्रेंस में, और अच्छे स्कूल के अच्छे टीचर अपने अच्छे बच्चों के लिए डालते हैं, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। नीदर यू आर इन अच्छे स्कूल विद अच्छे टीचर्स नॉर यू आर अच्छे स्टूडेंट। तो डरने की कोई बात नहीं, एंट्रेंस में आया है। तो एंट्रेंस में क्वेश्चन इतना ही आया है। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन। बॉडी वाज एट रेस्ट, इट वाज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट पावर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इन टाइम t is given by s proportional to t to the power n। what is n? it is 3/2। दैट्स ऑल। ये याद रखना। कैसे हुआ तरीका मैं बता दिया। आया समझ में? नेक्स्ट, if two persons delivering constant power P1 and P2 do same work in time T1 and T2 individually, then पहले यहाँ तक तो समझे। दो आदमी जो कि P1 और P2 पावर दे सकते हैं, सेम वर्क को T1 और T2 टाइम में कर लेते हैं अकेले में, इंडिविजुअली। जो P1 पावर देता है वो T1 टाइम में कर लेता है, जो P2 पावर देता है वो T2 टाइम में कर लेता है। ठीक है? Then when they work together, the time taken to finish the work is, भरेंगे यहाँ पर T1 T2 by T1 plus T2 ऐसे करके आएगा लीडरशिप। ठीक है? दो आदमी जिसका पावर P1 है वो किसी एक काम को T1 टाइम में कर लेता है। So what does P1 T1 represent? The work। तो ये पहला आदमी W वर्क को P1 पावर के साथ T1 टाइम में कर देता है, दूसरा पहलवान P2 पावर के साथ T2 टाइम में कर लेता है, मतलब P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। जब दोनों मिलके करेंगे, ये भी पावर देगा वो भी पावर देगा, है कि नहीं? तो टोटल पावर कितना है? पावर तो स्केलर क्वांटिटी P1 प्लस P2। When they work together, तो पावर क्या हो गया? P1 प्लस P2, टाइम हो गया T0। चलो अश्यूम करते हैं। वर्क क्या हो गया? सेम वर्क। T0 क्या है? ये टाइम
टू डू दी सेम वर्क। दोनों मिलके करेंगे कितने समय में? एक करता है T1 टाइम में, दूसरा करता है T2 टाइम में, दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे? कम समय में करेंगे नहीं? चलो देखते हैं। तो आप क्या कहोगे? अब P0 T0 must be equal to W, सेम वर्क। अब अगर दोनों जब काम करें तो वर्क पे पावर हुआ P0, टाइम लिया T0, वर्क क्या हुई? तो P0 T0 क्या है? वही वर्क। हमें बताइए करना है कि T0 क्या है, कितना समय लगेगा? यू से इट इज W by P0, जबकि P0 क्या था? P1 plus P2, सो W by P1 plus P2। क्या मैं समझा पा रहा हूं अरमान? यस सर, समझ में आ रहा है? अब हम कहेंगे कि यहाँ पर जो P1 है इसको मैं लिख सकता हूं ना, P1 क्या है? W by T1। P2 है W by T2। ओह ऐसा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मारपीट करो, W को काटो, फेंको इधर उधर, मिलेगा T1 T2 by T1 plus T2। तो ये वन लाइनर्स में डेवलप इसलिए कर रहा था कि नीट वालों को मदद हो जाए। तो उनको खाली स्टेटमेंट याद रखना है ना? एक पंप है जो किसी टैंक को भर देता है कितने समय में? से 6 घंटे में। दूसरा पंप है थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, वो 3 घंटे में भर देता है। दोनों पंप को लगा देंगे, कितना समय में भरेगा? 6 × 3 / 6 + 3 2 hours। समझ में आया? तो ये डायरेक्टली करने के लिए, ये एबिलिटी के लिए आपको मैं ये चीज़ें दिया वन लाइनर में। ठीक है, चलिए कितना समझ में आया हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और पूरा क्लास आ गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। सपोज कोई एक मोटर है 1 HP का, एक दूसरा मोटर है 2 HP का। HP क्या है? हॉर्स पावर। क्या मालूम लोग घोड़े के पावर को क्यों मेजर करते थे? 746 वाट इज टेकन एज 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। हम लोग कैलकुलेशन के लिए 750 ले लेते हैं। मेन पावर को कोई काउंट नहीं किया, कोई होता ही नहीं है। 10 वाट होगा, कितना है तेरा मेन पावर? 10, 15, 20 वाट। घोड़ा का 750 है। नहीं, ये मत सोच सर घोड़ी का कितना है। घोड़ा मतलब जानवर का, घोड़ा जैसे जानवर का 750 है। घोड़ी का कितना है? नहीं, उतना ही है। उनका कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है ना। तो अगर हम कहेंगे कि 1 HP का मोटर है और एक 2 HP का मोटर है, कौन ज्यादा वर्क कर सकता है? दोनों ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ज्यादा दोनों वर्क कर सकते हैं। एक जल्दी जल्दी कर सकता है, एक धीरे धीरे करता है कि नहीं? एक जल्दी जल्दी कर सकता है। मान लो कि कोई वजनदार टेबल है, उसको ढकेल के बाहर लेना है, या फिर ये रूम में इतने सारा डेस्क बेंच है, बहुत सारे मान लो कि पत्थर रखे हुए, सब छोटे छोटे पत्थर रखे, उसको बाहर लेना है। कोई लेगा 10 घंटा लगेगा, 2-2 पत्थर उठा के लेके रखेगा। कोई बहुत सारा पत्थर एक साथ उठा के रखेगा और 1 घंटे में कर लेगा। तो जल्दी कर लेगा, उसका पावर ज्यादा है, लेकिन वर्क तो उतना ही किया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही हुआ। तो ये तो अगर कोई पूछेगा कि 1 HP और 2 HP मोटर में से कौन ज्यादा वार कर सकता है, आप बोलना आप बेवकूफ हो गया, दोनों बराबर वार कर सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा समय ले लेता, बात अलग है। ठीक है, अच्छा सपोज टू सी हाउ यू डू, हम कहेंगे ए ब्लॉक of mass 4 kg moving with momentum P is equal to 2I cap plus 6J cap meter per second was applied a force F is equal to 12I cap minus or 12I cap plus 8J cap newtons. Find power delivered by the force.
देखो मोमेंटम दिया है, आप ढेर सारे तरीके से कर सकते हो। यू कैन से दी पावर इज इक्वल टू एफ भी, ऐसे कर सकते हो, और एक्सीलरेशन डॉट मोमेंटम ऐसे भी तो कर सकते हो। फोर्स दिया है तो आप मास डिवाइड कर दो, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आपको हो गया एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर, इट इज फोर्स बाई मास। फोर्स क्या था, फोर्स था 12 आई कैप 8 जे कैप। मास कितना था 4 kg। 12 बाई 4 3 आई कैप, 8 बाई 4 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो पावर इज एक्सीलरेशन डॉट मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन था 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट मोमेंटम कितना था, मोमेंटम था 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप दैट इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट तो सबको आता है ना, समझो तो सिंपल है, एवरीवन नोज। आंसर कौन बताएगा डॉट प्रोडक्ट का, 3 इंटू 2 इट इज 6, और आई कैप कहा डॉट प्रोडक्ट के बाद, प्लस 2 इंटू 6 12 इट इज 18 वाट। क्या बात समझ में आया? समय की कमी है, वीडियो देख लेना बाद में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है 6 kg और ये कुछ ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, मान लो कि 30 डिग्री है और दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन with a force, with a velocity, say it is 4 meter per second. At the instant shown, find power exerted by gravity. हाँ, ग्रेविटी कितना पावर दे रहा है एट द इंस्टेंट शोन। ये कोई ब्लॉक है, फिसल के आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, जब उसका स्पीड था, फिर द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। कोई भी फोर्स के चलते कितना पावर हुआ कैसे निकालते हैं, एफ डॉट वी, भी दिया हुआ है, एफ पता कर लो, काम खत्म। एफ क्या है, यू नो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज 6g, जो कि कुछ ऐसा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पावर इज एफ डॉट वी, एफ दैट इज एफ का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अरे वी तो ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। एफ इज 6g मतलब 60, वी इज दिया 4 मीटर पर सेकंड, cos 60 मालूम है 1/2, इट इज कमिंग 120 वाट। द पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इज 120 वाट। समझ में आ रहा है? हमेशा है थोड़ा ज्यादा है, सर भी हिलाती है 1 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर, मतलब मुझे पूरा देखना पड़ेगा सर हिला रही है कि हवा में हिल गया। समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे करो। खीरेश्वरी, क्या आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ बढ़िया है। वैसे भी सोमवार को झूठ नहीं बोलते, झूठ बोले कौवा काटे। अगला क्वेश्चन, a pump delivers water at a rate five kg per minute at a height 2 meter above ground at a speed 4 meter per second। समझ में आया? 4 मीटर पर सेकेंड।
फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय दी पंप। ये पंप कितना पावर दे रहा है, ये पंप कितना आउटपुट पावर दे रहा है, कितना एचपी का मोटर पंप है, 1 HP 2 HP 3 HP जो भी है, आपको पता ही करना है कि इसका पावर कितना है। यू मस्ट बी एबल टू प्रेडिक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। कोई एक पंप है, ये है वो पंप जो पानी दे रहा है, कहीं से पानी ले रहा होगा आप सब करके, इधर से दे रहा है। कैसे दे रहा है, कुछ 2 मीटर हाइट पे दे रहा है, ऐसे करके। यहाँ पर कहीं एक टैंक रखा है, उसमें पानी दे रहा है। कैसे दे रहा है, पानी ऐसे गिर रहा है 5 kg पर मिनट। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको मैं या फिर 5 kg पर सेकेंड कर देता हूँ, ठीक है। मिनट लिखने से वो 60 सेकेंड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में आपको तकलीफ होगा। 5 kg पर सेकेंड मतलब काफी ज्यादा पानी दे रहा है 1 सेकेंड में, है ना। क्या स्पीड में दे रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। तो पानी निकल रहा है क्या स्पीड में, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। ये भी दिया है। कहाँ दे रहा है, ओ इट इज एट हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर हाइट पे। पूछा बता पंप का पावर कितना है, मतलब व्हाट इज द आउटपुट पावर, ठीक है। इसको इंजीनियरिंग में कहते हैं BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब कितना आउटपुट पावर है, ठीक है। चलिए सोचते हैं, ये जो पानी था यहाँ पे, उठा के फेंका यहाँ पे, तो पानी के पास कुछ एनर्जी आ गया कि नहीं आएगा। कैसा एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी भी आया और काइनेटिक एनर्जी भी आया। ये सारा एनर्जी कहाँ से आया, एनर्जी तो कंजर्व्ड है। सम वर्क इज डन बाय दिस पंप। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द पंप इन एनी टाइम, इट इज द एनर्जी विद द वाटर, एनर्जी गेन बाय द वाटर, है कि नहीं। पानी जो एनर्जी गेन किया है वही है वर्क डन बाय द पंप। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो हम कहेंगे इन t सेकेंड्स, सॉल्यूशन की बात करें, इन t सेकेंड्स काइनेटिक एनर्जी गेन बाय वाटर कितना है, अरे t सेकेंड में मास ऑफ वाटर डिलीवर्ड। कितना पानी लिया, बोल रहा है कि वो तो दे रहा था कितना, 5 kg पर सेकेंड। तो t सेकेंड में कितना देगा, 5 इंटू t kg। क्या बात समझ में आ रहा है, 5 इंटू t kg हो गया पानी का मास। जो पानी को, इतना सारा पानी को लेके 2 मीटर हाइट में दिया, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हुआ, नीचे तो रखा था, ऊपर दिए हैं 4 मीटर पर सेकेंड में, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv स्क्वायर। ये सारा पानी को उतनी स्पीड में फेंका हो, तो आप कहोगे द काइनेटिक एनर्जी गेन इट इज हाफ mv स्क्वायर 5t और v का स्क्वायर, v क्या है, v 4 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज 4 का स्क्वायर। तो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, इट इज 16 into 5 is 8 by 2 is 40t joules. This is the kinetic energy gain. कब, in t seconds, है ना। क्या वो पानी का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है, ऊपर उठा के फेंका, ऊपर उठाने में पोटेंशियल एनर्जी भी गेन हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन, पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ है, यू सेड इज mgh वाला फॉर्मूला, mgh वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और m क्या था, m था 5t। g कितना ऊपर उठाया, उठाया कितना ऊपर उठाया, 2 मीटर, इट हाइट 2 मीटर अबव ग्राउंड, 2 मीटर उठाया into 2 is not is coming 10 15 20 100 t joules. टोटल एनर्जी गेन, कितना एनर्जी गेन किया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस पोटेंशियल एनर्जी गेन, इट इज इक्वल टू 140 t जूल्स। तो t सेकेंड में वो जो पानी था वो इतना एनर्जी गेन किया, कितने समय में, t सेकेंड में। ये एनर्जी दिया कौन, पंप हैज डन दिस वर्क, है कि नहीं। तो फिर वर्क डन बाय द पंप दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय पंप, वर्क डन बाय पंप कितने समय में,
वो तो शुरू में लिख चुके हैं, इन टी सेकेंड्स। वर्क डन बाय पंप इन टी सेकेंड्स इज 140 जूल्स। ये सारा काम पंप ने कर लिया। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप? वर्क डन बाय टाइम। समझ में आया? पावर ऑफ द पंप, यस 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 यस, कितना सिंपल है। पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम इज 140 टी। और ये किया है टी सेकेंड में, तो एक टी दूसरा टी को ऐसा खा जाएगा कि बाद में कभी नजर नहीं आएगा। 140 जूल्स, सॉरी 140 वाट्स। So power of the pump is 140 watts. समझ में आया? सौम्य कभी कभी हंसता है, बस मैं कंफ्यूज होता हूँ। वो हंस के मुझे देख रहा है कि मुझे देख के हंस रहा है। क्या है बोल? You are looking at me with a smiling face or smiling at me? हाँ? Laughing at me rather. देख के हंस रहा है कि हंस के देख रहा है? बोल। हंस के देख रहा हूँ। हंस के देख रहे हो, हाँ गुड, बढ़िया है। तो ये बात हो गया। अब हमें समझ में आया पावर के बारे में ढेर सारी चीज़ें, और इसके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है। कोई रिसर्च करना चाहेगा तो बहुत कुछ है जेईई आईआईटी के लिए तैयारी करने के लिए, ठीक है। तुम लोगों के लेवल के लिए ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो पावर की कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।